तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो नमस्कार और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और जस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट कंटिन्यू किया था, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड 4th सेमेस्टर का जो आपका टॉपिक है, उसमें पार्ट ए में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वर्ष 2023 का। और नेक्स्ट जो अगले 5 प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है कि रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये मैं आपको इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ और हिंदी को मैं आपके साथ में चर्चा कर लेता हूँ। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, यानी कि अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया के बीच में संबंध। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षण में क्या होता है। देखिए, शिक्षण में क्या होता है, ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक अनुभवी व्यक्ति, एक ज़्यादा जानकार व्यक्ति हमको देने का प्रयास करता है, यानी कि ये किसी और को सिखाया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान, कौशल और मूल्यों का प्रदान किया जाता है किसी को जो सीखने योग्य। कौन करता है? ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, शिक्षक कर सकते हैं, जानकार व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें शिक्षण रणनीतियों, कार्यप्रणाली और अंतःक्रिया की जो है प्रक्रिया शामिल होती है। शिक्षण रणनीति यानी कि आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए एक शिक्षक जो है अलग अलग रणनीतियाँ अपनाता है, अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें सिखाता है, आपसे प्रश्न भी करता होगा, आपके एग्ज़ाम भी लेता है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, इसके बाद सीखने को सुविधाजनक बनाने और छात्रों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से शिक्षण किया जाता है। अब शिक्षण इसलिए किया जाता है ताकि सामने जो छात्र हमारा है वो कुछ सीखे, उसका अनुभव बढ़े और वो अपने जीवन में कुछ नया सीखकर उसका उपयोग कर सके। तो एक उद्देश्य के साथ किया जाता है और छात्रों को मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से ये शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है। आइए आगे देखते हैं। अब अगर आपने शिक्षण समझ लिया है तो अब आप समझिए अधिगम, जिसे कि हम लोग सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया क्या है? ज्ञान, कौशल और नए दृष्टिकोण को प्राप्त करना या सीखना। जब आपको कोई कुछ सिखा रहा है जिससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको नए कौशल सीखने का अवसर मिल रहा है, आपके दृष्टिकोण में वृद्धि हो रही है, आप कुछ नया दृष्टिकोण ले रहे हो, तो आप कुछ सीख रहे हो, आप अधिगम कर रहे हो। अब ये अधिगम की प्रक्रिया आपके संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, आपके भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करती है और आपके पर्यावरणीय प्रभाव भी इसमें शामिल है। अक्सर प्रभावी शिक्षण के परिणाम स्वरूप ही आप जो देखोगे कि कुछ नया सीखते हो, लेकिन केवल शिक्षण के माध्यम से ही आप सीखो ये ज़रूरी नहीं। कई बार आप आत्मनिर्देशित गतिविधियों के माध्यम से भी सीखते हो, यानी कि आपके खुद के अनुभव, दूसरों को सुनकर, देखकर आप कुछ एक्सपेरिमेंट खुद करते हो और उससे भी सीखते हो। तो सीखने की प्रक्रिया में ज़रूरी नहीं कि हर बार शिक्षण हो, कई बार आप जो है आत्मनिर्देशित गतिविधियों से भी सीखते हो चीज़ें। अब आइए इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में संबंध को समझते हैं। अब ऊपर हमने समझ लिया कि शिक्षण में आपको कोई सिखाना चाह रहा है और अधिगम में आप कुछ सीखना चाह रहे हो। तो जब ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के अलग अलग छोर पर हैं, तो एक टीचर को सिखाएगा तो छात्र सीखेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक प्रभावी शिक्षण के परिणाम स्वरूप आप कुछ नया सीखते हैं और सतत प्रक्रिया, यह एक प्रकार का लूप है जहां शिक्षण विधियां सीखने की प्रगति के आधार पर अनुकूलित होती। जितना बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा उतना बेहतर तरीके से छात्र सीखेगा। इसका भी उल्टा भी हम ऐसे कह सकते हैं कि छात्र जितना ज़्यादा सीखकर रिस्पॉन्स देगा, जितना ज़्यादा प्रतिक्रिया देगा, शिक्षक उतना बेहतर और सिखा पाते हैं। तो ये पूरे दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं और जितना शिक्षक शिक्षण करता है उतना ही अच्छा जो है छात्र सीखता है। जितना अच्छा छात्र सीख रहा है इसका मतलब शिक्षण उतना अच्छा हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सफल शिक्षा के लिए छात्रों का सहयोग और उनके साथ में एक रचनात्मक संचार होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको बनाया है आपके लिए, आप चाहो तो इसको आराम से देख सकते हो। मैं हिंदी में आपके साथ में इसको शेयर कर देता हूँ।
कि एक विधि और तकनीक में क्या अंतर है। देखिए विधि क्या है, कुछ करने का एक प्रणालीबद्ध तरीका है जिसमें अक्सर एक संरचित दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, जबकि तकनीक यानी कि टेक्निक जो है किसी विशेष कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया या कार्यों का सेट होता है। इसके बाद हम दायरे की बात करते हैं यानी कि स्कोप की बात करें तो विधि यानी कि मेथड क्या है, व्यापक समग्र रणनीतियों और रूपरेखाओं को शामिल करता है। इसमें आप बहुत सारे रणनीतियाँ, बहुत सारे दृष्टिकोण को शामिल करेंगे। लेकिन जब टेक्निक की बात करते हैं बहुत ही संकीर्ण होता है, टू द पॉइंट होता है, बड़े ढांचे के भीतर विशेष कार्यों या क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हो ना, तो उसमें आप विधि का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप उसकी खिड़कियों को, उसके वॉशरूम को या उसके सीलिंग फ़ैन को या सीलिंग एरिया को डिज़ाइन करते हो तो वहाँ आप टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। तो किसी विशेष कार्य के लिए आप टेक्निक करते हो, किसी बड़े कार्य के लिए आप विधि का इस्तेमाल करते हो। वैज्ञानिक विधि, शिक्षण विधि, शोध विधि, ये सब क्या है, उदाहरण है। नोट्स बनाने का, विचार करने का तरीका, खेलने का, खाने का, बात करने का, ये सब के अपने अपने क्या होते हैं, टेक्निक होते हैं। किसी चीज़ को एनालाइज करने का सबका अपना अपना टेक्निक होता है। तो ये ज़्यादातर जो टेक्निक होती हैं व्यक्तिगत होती हैं, विधियाँ आपकी होती हैं ये जनरलाइज होती हैं, सबके लिए होती हैं। कैसे उपयोग करोगे, पूरी प्रक्रिया या इसके एक बड़े हिस्से पर लागू होती है, ये किसी प्रक्रिया के विशिष्ट चरणों पर लागू होती है। इसी तरह से मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, अभी डिटेल में आपको नहीं जा रहा हूँ, ये आप सेकंड पार्ट में भी देख सकते हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस, प्रश्न संख्या 8 है। पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस क्या होती है, द मेथड एंड स्ट्रेटजीज यूज बाय टीचर इन द क्लासरूम, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। शिक्षा शास्त्रिक अभ्यास यानी कि पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस का मतलब होता है वो सारी गतिविधियाँ जो शिक्षक अपने क्लास में पढ़ाने के लिए करता है उसको। तो कक्षा में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली अलग अलग विधियाँ और रणनीतियाँ शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण तकनीकों, कक्षा के प्रबंधन और मूल्यांकन प्रथाएं इसमें शामिल है, ठीक है। प्रभावी शिक्षण संलग्न शिक्षण वातावरण का उद्देश्य, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण मॉडलों को दर्शाता है। शिक्षण शास्त्रिक अभ्यास और छात्रों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर अपने आप को अनुकूलित भी करते हैं। तो शिक्षा के दौरान जो अलग अलग तरीके और विधियाँ अपनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं शिक्षण शास्त्र अभ्यास के अंतर्गत आती हैं, पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, देखिएगा आप। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। तो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड वाया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर निर्देशित आपके क्या उसके बोलते हैं, निर्देश, कंप्यूटर निर्देशित शिक्षण, CAIT, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या कार्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर निर्देशित कंप्यूटर सहायता प्राप्त, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंटरैक्टिव व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करता है। इंटरैक्टिव क्यों होता है कि कंप्यूटर में आप जो करते हो उसमें यस नो, ट्रू फॉल्स, गलत सही, ये चीज़ें दिखती हैं, तो इंटरैक्टिव भी है, आपके कार्य का वो फीडबैक भी देता है। ये काफ़ी व्यक्तिगत अनुभव देता है आपको, आप अपनी स्पीड से अपने समय अनुसार चीज़ों को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये अधिगम करता है, यानी कि लर्नर की गति से काम करता है, उसको ये सुविधा देता है कि आप अपनी गति से चीज़ों को सीखो, पढ़ो और समझो, ठीक है। इसके अंतर्गत अक्सर ट्यूटोरियल, अभ्यास और बहुत सारे सिमुलेशन, यानी कि जैसा ओरिजिनल होता उस तरह के वातावरण को सिमुलेट करके खेलों के माध्यम से आप चीज़ों को सीखते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि मल्टीमीडिया साधनों के साथ साथ पारंपरिक शिक्षण विधियों को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आत्मगति सीखने और त्वरित प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, VLE, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो डिजिटल सीखने और शिक्षण को समर्थन करते हैं वो सब वर्चुअल लर्निंग आपके इन्वायरमेंट है। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब कि जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है नहीं, अप्रत्यक्ष शिक्षण का वातावरण।
पाठ्यक्रम वितरण, संचार और मूल्यांकन के लिए इसमें आपको आसानी होती है। शैक्षिक सामग्री और संसाधनों तक जो दूर तक पहुँचे हुए छात्र हैं, दूर दूर तक जो अध्ययन करने वाला छात्र, वहाँ तक सुविधाजनक तरीके से आप चीज़ों को पहुँचा सकते हो। वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि ये ओपन टू ऑल है। यहाँ आपको फोरम मिलेगा, यहाँ पे चैट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने रिसोर्सेज, अपने बुक्स, अपने नोट्स एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हो और एक दूसरे के साथ में एक सहयोगात्मक वातावरण के अंदर चीज़ों को सीखते हो और सिखाते हो। उदाहरण के लिए मॉड्यूल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब पे जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ये सब कहीं ना कहीं वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीखते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, आप वेबिनार अटेंड करते हो, आप सेमिनार अटेंड करते हो। ये सब क्या है? वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है। यानी कि वास्तव में आप उस इन्वायरमेंट पे नहीं हो, लेकिन आप इंटरनेट के माध्यम से उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों को महसूस करते हो, देखते हो और समझते हो, जहाँ की उन सारी चीज़ों को चलाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। ये दोनों पार्ट आप देख लीजिए तो आपका ये पूरा क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल आंसर के साथ में आपके साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।